जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिजन। हम लोग आज देखेंगे कोलिजन क्या होता है, कोलिजन का टाइप क्या होता है, कोलिजन का डिफिनीशन क्या होता है, कोलिजन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो होता है हम लोग इसमें आज भी देखने वाले हैं। और इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इन सारी चीज के इन सारे कंसेप्ट को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेहतरीन लेक्चर होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कोलिजन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कोलिजन क्या होता है। कोलिजन का अगर हम लोग बात करें तो जब भी हम लोग के दिमाग में क्या बैठता है, हम लोग के दिमाग में ये भी होता है कि जब भी दो पार्टिकल आपस में आके कोलाइड करते हैं यानी टकराते हैं तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। लेकिन यहां से देखा जाए ये कंप्लीट डिफिनीशन नहीं है। कंप्लीट डिफिनीशन क्या होता है, कोलिजन का मतलब ये होता है कि जब भी दो पार्टिकल का मोमेंटम में चेंज आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कोलिजन, है ना। जरूरी नहीं है कि दो पार्टिकल आपस में आके फिजिकली इंटरेक्ट करे या फिजिकली टकराए तभी कोलिजन होगा, ऐसा नहीं। कोलिजन का मतलब ये होता है कि दो पार्टिकल आते हैं आपस में, क्या होता है उनका मोमेंटम का एक्सचेंज होता है यानी मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, उसके बाद से हम लोग उसी चीज को बोलते हैं कोलिजन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कोलिजन समझने वाले हैं। देखिए कोलिजन का मतलब क्या होता है। जो बेसिक डिफिनीशन या बेसिक जो हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हम लोग को पता ये है कि सपोज मान लेते ऐसा हमारे पास कोई सरफेस है ना। इस सरफेस के ऊपर अगर हम लोग बोले कि दो पार्टिकल है, लेट्स से सपोज मान लेते हैं हमारा M1 पार्टिकल है और हमारा M2 पार्टिकल है। दो पार्टिकल है ना। ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं U वेलोसिटी, U1 वेलोसिटी है और ये क्या है U2 वेलोसिटी, दो वेलोसिटी। अब हम लोग क्या बोलते हैं, हमको पता है कि ये क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, आपस में कोलाइड करेगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में पास पास आ जाते हैं। अब पास पास आने के बाद से क्या होता है ना, हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि U1 जो है वो ग्रेटर देन U2। अब जैसे आएंगे तो हमको क्या बोलते हैं, ये M1 है और ये M2 है। तो अब आने वाले हैं तो मान लेते हैं कि इतना, अभी इसका वेलोसिटी U1 है, इसका वेलोसिटी U2 है। अब दोनों जस्ट पास आए हैं, उसके बाद से क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे। जैसे इनको टकराएंगे तो इनके अंदर में क्या होगा, कुछ शेप में चेंज आएगा। क्या होगा, शेप में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि दो पार्टिकल है, जब भी दो पार्टिकल आपस में आकर टकराएंगे, जो भी पार्टिकल आते हैं तो ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे को दाबता है ना। तो अब यहां से क्या होगा, जैसे वो ढापेगा तो उनके शेप में क्या होता है, चेंज आता है। तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये ऐसे था फिर पास है, या फिर उसके बाद से क्या देखेंगे कि ये कहा कि दोनों सेम वेलोसिटी से चलते हैं, है ना। दोनों क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी चलेंगे। उसके बाद से क्या होगा कि फाइनली देखेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये हमारा एक अलग हो जाएगा। ये हमारा चलेगा V1 से और ये हमारा चलेगा V2 से। इसको बोलते हैं M1, इसको बोलते हैं M2, इसको बोलेंगे M1, इसको बोलेंगे M2। ठीक है, तो यहां से देखते हैं तो इस पॉइंट से देखेंगे यहां से यहां तक के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहां से अगर हम लोग बात करें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं, है ना। कोलिजन का मतलब ये कि जब भी दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं, टकराने से क्या हो जाते हैं, उसके बाद से वो दूर चले जाते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। लेकिन कोलिजन का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि दोनों आपस में आके कोलाइड करना जरूरी है, नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूंगा, अगर एग्जांपल, अगर सपोज मान ले इसको 1 बोले तो इसको एग्जांपल हम लोग 2 बोल सकते हैं। क्या है कि अगर सपोज मान लेते एक हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि फिक्स है ना, पॉजिटिव चार्ज है जो कि फिक्स है। और यहां से अगर हम लोग बात करें कि यहां से अगर सपोज मान लेते एक हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेट्स से सपोज मान लेते U वेलोसिटी से आ रहा है ना। हमें ये चीज पता है कि जैसे इसके पास आएगा तो इसके पास एक रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो इसको क्या करेगा, दूर लेके जाएगा। क्यों? जब भी दो पॉजिटिव चार्ज आपस के पास आते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, एक पॉजिटिव का फोर्स लगता है यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, जिससे वो दोनों पार्टिकल क्या करते हैं, दूर जाना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे वो पास आता है, हमको पता है कि यहाँ आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, तो क्या होगा, वैसे वैसे इसका फोर्स कम होगा। लेकिन जैसे इसके पास आता है तो एक बहुत बड़ा इसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसके कारण V इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये यहाँ पे, अब यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे वो आना चाह रहा है, लेकिन वो कर पीछे की तरफ ढकेल रहा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ये ऐसे ये पीछे की तरफ आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण इसको कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ आता है। तो यहाँ से आता है धीरे 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 यहाँ पे आके रुक जाता है, और यहाँ से आने के बाद से वो क्या करता है, अपने आप को रिटर्न कर लेता है। और रिटर्न करने के बाद से क्या होता है, वो फिर वापस इसी लाइन में चलना स्टार्ट कर देता है ना। फिर यहाँ पे इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ भी हो जाता है। अब ये जो चीज होता है ना, ये वाला चीज, ये वाला क्या होता है, एक ही लाइन में है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
ये एक लाइन में दिखला रहे हैं, मैंने कहने का मतलब कि ऐसे जाता है और यहाँ पे रुक के फिर वापस एक ही लाइन में आ जाए, यानी जिस लाइन पे जाएगा उसी लाइन पे वो वापस आएगा। हम दिखलाए भले उस अलग लाइन में है लेकिन होता एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, मोमेंटम का चेंज आता है ना। तो जैसे मोमेंटम का चेंज आ जाएगा तो हम लोग बोलते हैं कि हियर इज ए क्या होता है, मोमेंटम का चेंज हो गया, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, कोलिजन, यानी दिस इज ए कोलिजन। मैं बोलूंगा क्या है कि दिस इज ए कोलिजन, दिस इज ए कोलिजन, यानी बिना किसी फिजिकली अटैचमेंट के, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिजन ही बोलेंगे, है ना। बिना किसी फिजिकली कांटेक्ट में होने के बाद से भी अगर मोमेंटम में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं क्या, कोलिजन है। अब बात यहां से आता है कि क्या सर जब भी मोमेंटम का चेंज आता है तो क्या कोलिजन होता है? नहीं, कोलिजन होने के लिए एक सर्टेन सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है, यानी कंडीशन क्या है कि जो जब कोलिजन होता है ना, दो आपस में बॉडी है ना, जब दो आपस में बॉडी आके मिलते हैं तो उनके बीच में बहुत हाई फोर्स होना चाहिए तभी वो कोलाइड कहलाएगा, है ना। जैसे सपोज मान लेते हैं हम लोग ऊपर से नीचे गिराएंगे, अब जैसे इसको ऊपर से नीचे गिराएंगे तो एक सर्टेन से दूसरे सर्टेन पे देखेंगे तो मोमेंटम का चेंज होगा। क्यों? अगर यहाँ पे बोले मान एक पार्टिकल को रिलीज कर दे, u इज इक्वल टू रिलीज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, लेकिन कुछ हाइट चेंज कर गया तो इसका मोमेंटम में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन इस चीज को हम लोग कोलिजन नहीं बोलते हैं, है ना। क्यों? इसलिए नहीं बोलेंगे, मोमेंटम का जो चेंज हुआ लेकिन एक इंस्टेंट में, यानी थोड़े से टाइम इंटरवल में मोमेंटम क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, तो इस चीज को हम लोग कोलिजन नहीं बोलेंगे। कोलिजन कब बोलते हैं? कोलिजन में ये बोलते हैं कि जब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में एक बहुत हाई फोर्स लगता है और वो हाई जो होता है उसके मोमेंटम में चेंज लाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। जैसे कि हमको ये चीज पता है कि ये क्या है, u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है, ये दोनों u1 u2 से जा रहा है। अब जैसे ये पास आ रहा है तो एक तो चीज सपोज मान ले एक ऐसे चल रहा है, मान लेते एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल सपोज मान ले ऐसे पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल ये ऐसे चल रहा है। अब ये वाला पार्टिकल क्या होता है, पीछे से जाता है, धड़ाम से लगता है, ये पार्टिकल इसे पीछे वाला क्या इसको धड़ाम से मारेगा। जैसे इसको धड़ाम से मारेगा ना तो एक इंस्टेंट में, यानी बोला जाए एक छोटे से टाइम इंटरवल में एक बहुत बड़ा फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, और वो क्या करता है, मोमेंटम का चेंज करता है। तो जब भी इंपल्सिव फोर्स लगता हो और छोटे से इंस्टेबल ऑफ टाइम में मोमेंटम का चेंज होता हो, उसी चीज को क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके सामने कुछ डिफिनीशन लिख रखा है। क्या लिख रखा है, when two body interact for a relatively short time and relatively high magnitude of the force between them, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन का मतलब ये हो कि जब भी दो पार्टिकल एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, है ना, और बहुत हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है तो उसमें मोमेंटम का चेंज आता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोलिजन। तो यहां से अगर हम लोग और चीज बोलना चाहें तो एक मार्कर देकर हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि कोलिजन इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कोलिजन इज बेसिकली क्या होता है, कोलिजन इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में क्या होता है, चेंज होता है, चेंज इन मोमेंटम, या फिर ट्रांसफर ऑफ ए मोमेंटम, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग कोलिजन। अब यहां पे तो समझ में आ रहा है कोलिजन। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अब कोलिजन। अब इसके बारे में छोटा छोटा एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट अगर हम लोग बोले तो ये होता है कंटेक्ट सरफेस, या सरफेस ऑफ कंटेक्ट बोलेंगे, या फिर अब हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये दो सरफेस होता है, दो पॉइंट होता है जो हम लोग को कोलिजन में बहुत काम आने वाला है। पहला क्या होता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है उस चीज को देखेंगे, इंपैक्ट, या फिर इसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। क्या बोलेंगे, कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल, है ना। लाइन ऑफ इंपैक्ट या कॉमन नॉर्मल, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन नॉर्मल का अगर हम लोग बात करना चाहें, कॉमन नॉर्मल का, कॉमन नॉर्मल। अब देखिए इसका क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं कि ऐसे हमारे पास दो बॉडीज है ना। सपोज मान लें M1 और यहाँ पे मान लेते हैं कितना होता है, M2 होता है ना। ये M1 है और ये M2 है। अब मान लेते हैं इसका वेलोसिटी V1 है और इसका वेलोसिटी
इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी कितना v2 है ना। अब ये दोनों आपस में आएंगे और हम क्या देखते हैं कि ऐसे आया और कुछ ऐसे, कुछ इसको बोलते हैं m1 और ऐसे कुछ आता है, इसको बोलते हैं m2 है ना। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि जैसे वो टकराते हैं तो क्या होता है, एक लाइन से टकराएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब कि दो बॉल है, एक ये बॉल एक ये बॉल है ना। सपोज मान लेते दो बॉल है, एक ये बॉल। अब ये दोनों बॉल क्या होता है, टकराएंगे। जैसे वो टकराते हैं तो जिस पॉइंट पे टकराते हैं, तो हमें पता है कि जब भी दो पार्टिकल आपस में कांटेक्ट आते हैं तो उनके क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। समझ में आया कि नहीं? जब भी दो बॉडी कोई आपस में टकराएगा या इंटरेक्ट करेगा या सटेगा तो उनके बीच में एक नॉर्मल का फोर्स आता है। तो जो वो नॉर्मल का फोर्स आता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट या फिर कॉमन नॉर्मल। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये दो बॉडी आपस में टकराएंगे तो इनके बीच में जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट या फिर कॉमन नॉर्मल बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल है ना। कॉमन नॉर्मल या फिर लाइन ऑफ फोर्स, हम ये भी बोल सकते हैं क्या है, लाइन ऑफ फोर्स। यानी जो फोर्स होता है वो इसी एलोंग लगता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स। ये तीन नाम होता है, या तो आप लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलो या कॉमन नॉर्मल बोलो या लाइन ऑफ फोर्स बोलो, ये तीनों एक ही चीज होता है। लेकिन आखिर हम इस चीज को कैसे समझेंगे कि आखिर वो कॉमन लाइन कहाँ होता है? तो देखिए कॉमन लाइन कहाँ होता है, तो हमेशा जिस दो पार्टिकल या दो चीज जब भी आपस में टकराता है तो उनके बीच में एक सरफेस क्रिएट होता है। वो जो होता है वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बोले तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हो गया सरफेस, क्योंकि एक ये सरफेस और ये एक सरफेस, तो ये क्या होता है, कंटेक्ट ऑफ ए सरफेस। जब भी दो पार्टिकल आपस में कंटेक्ट होंगे तो उनके पास में क्या होगा, कंटेक्ट सरफेस होगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या है, कंटेक्ट सरफेस, कंटेक्ट सरफेस। यानी कहने का मतलब ये हमारे पास क्या है, कंटेक्ट सरफेस, या फिर हम ये बोल सकते हैं कंटेक्ट ऑफ प्लेन है ना। ये क्या होता है, कंटेक्ट ऑफ प्लेन। तो इसको हम लोग कई बुक में ये भी दिखते हैं, इसको बोलते हैं कंटेक्ट ऑफ प्लेन है ना, कंटेक्ट ऑफ प्लेन, कंटेक्ट ऑफ प्लेन। और कंटेक्ट ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट है ना। समझ में आया कि नहीं है कि जो लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज है ना, क्या होगा, लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, कॉन्टेक्ट सरफेस। क्या होगा, लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि अगर हम आपसे बोलें कि सपोज मान लेते हैं ऐसे हमारे पास कोई दो बॉडी है ना, एक मान लेते हैं m1 है और यहां से बोलेंगे सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक m2 है, दो बॉडी है ना कुछ ऐसे, और ये ऐसे है इस डायरेक्शन में। तो हमें पता है अगर सपोज मान ली μ1 है, ये हमारा क्या है, μ2 है। ठीक, अगर हम पता है μ1 जो है वो ग्रेटर देन μ2 से है। अब हमको पता है कि अगर ये ज्यादा है ये ज्यादा है तो किसी ना किसी एक जगह पे आके वो क्या करेंगे, कोलाइड कर देंगे। तो वो ऐसे क्या होगा, कोलाइड होगा। इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2 है ना। ये चलेगा हमारा u1 और ये चलेगा हमारा, अगर मैं बोलूंगा यहाँ से अगर ये जाके क्या होता है, टकरा जाता है। जैसे यहाँ से अगर हम लोग बोलेंगे ये टकराते हैं तो हमें पता है क्या है कि इन दोनों के बीच में एक सरफेस होगा। यानी जिस पॉइंट पे ये टकराते हैं तो उनके बीच में दो एक सरफेस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, कंटेक्ट सरफेस, कंटेक्ट सरफेस। ये है कंटेक्ट सरफेस। और कंटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, लाइन ऑफ फोर्स होता है, लाइन ऑफ फोर्स होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ फोर्स हो गया। ये चीज हमें समझ में आ गया। तो अब हम लोग ये बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, कांटेक्ट सरफेस है, ये लाइन ऑफ फोर्स है ना। हमें क्या करना है कि हमें उसका वेलोसिटी, उसका मोशन नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कांटेक्ट सरफेस क्या होता है और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ इंपैक्ट। जैसे कि अगर आपसे ये चीज बोल दें कि सपोज मान लेते हैं ऐसे हमारा क्या है, एक प्रकार से वेज है ना, कुछ ऐसे वेज है
और यहां से अगर सपोज मान लेते एक पार्टिकल ऐसे आता है ना, एक सपोज मान लेते एक स्फीयर ऐसे आता है, अब एक स्फीयर हमारा ऐसे आएगा, है ना। अगर हमारा स्फीयर ऐसे आता है तो स्फीयर का वेलोसिटी जैसे भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, स्फीयर ऐसे है ऐसे है या किसी भी आओ, लेकिन लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। कैसे? क्योंकि देखिए हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है, क्या लाइन ऑफ फोर्स, ये क्या होता है, कांटेक्ट सरफेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कांटेक्ट सरफेस हो गया, है ना, कांटेक्ट सरफेस, ये हमारा कांटेक्ट सरफेस हो गया। और कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स। हमको पता है कि लाइन ऑफ फोर्स यानी लाइन ऑफ फोर्स बोले या लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं, यानी लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा हमें पता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल, यानी कहने का मतलब कि जब भी एक पार्टिकल यहां से टकराएगा तो उसके नॉर्मल के अलोंग हुई को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट या लाइन ऑफ फोर्स ही बोलते हैं हम लोग। देखो ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस चीज को हम लोग वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट, यानी जब भी सरफेस के परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में एक नॉर्मल क्रिएट होता है, और जो नॉर्मल क्रिएट होता है ना उसी को बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ इंपैक्ट। यानी नॉर्मल के डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में दोनों पे फोर्स लग रहा है जिसके कारण उनका मोमेंटम में चेंज आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी के एलोंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ये चीज हमें पता चल गया। अब हमारे पास आया है, सपोज मान हम तो कोलिजन समझ गए। कोलिजन बेसिकली क्या होता है, कोलिजन बेसिकली होता है क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर कोलिजन का टाइप कितना होता है, कितने टाइप का कोलिजन होता है। तो यहां से हम लोग देखना चाहेंगे टाइप ऑफ कोलिजन, कोलिजन के कितने टाइप है। तो सबसे पहले आज हम लोग हेडिंग डालेंगे, अब क्या है कि पहला पॉइंट अगर हम लोग देखना चाहें कि टाइप ऑफ कोलिजन, कोलिजन के कितने टाइप है। तो टाइप ऑफ कोलिजन है ना, तो हैशटैग में अगर हम लोग देखना चाहें, हम लोग क्या देखने वाले हैं, टाइप ऑफ कोलिजन, है ना। टाइप ऑफ कोलिजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है हेड ऑन कोलिजन और दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन। यानी कहने का मतलब है टाइप ऑफ कोलिजन में बोले तो फर्स्ट जो होता है हमारा क्या होता है, टाइप ऑफ कोलिजन में अगर हम बोले फर्स्ट जो होता है हेड ऑन कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन। और जो दूसरा होता है, पहला होता है हेड ऑन कोलिजन और जो दूसरा होता है वो होता है ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन होता है और दूसरा जो होता है ऑब्लिक कोलिजन। इसका क्या मतलब है, आखिर हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग बोले फर्स्ट वाला बात बोले कि हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन, है ना। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। लेकिन उनका जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेड ऑन कोलिजन, दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन। हम लोग क्या बोले कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास m1 मास है, ठीक, और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं u1 है, और दूसरा हमारा अगर हम लोग बात करें कि अगर हम बात करें हमारा m2 है और इसका वेलोसिटी जो है वो u2 है ना। ये चीज हमें समझ में आ रहा है। तो अब हमारा क्या है, u1 है और ये हमारा क्या है, u2 है। तो होता क्या है कि जब भी ये आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, हमें पता है कि ये आपस में क्या करेंगे, टकरा जाएंगे, ऐसे टकरा जाते हैं, है ना। तो हम लोग को पता है ये m1 है, ये हमारा क्या है m2 है, वो ऐसे टकराएंगे। तो हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ फोर्स, अरे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स या फिर इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये भी बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स का लाइन ऑफ फोर्स या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ इम्पैक्ट।
अब हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये हो गया, लेकिन अगर हम इस चीज को देखें तो ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ मोशन भी तो है। यानी पहले वाले को देखें तो वो कहाँ कर रहा है, वो इस लाइन में कर रहा है, दूसरा वाला भी क्या हो इस लाइन में कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको देखिए और इसको देखिए, इसका जो मोशन है, मोशन ऑफ लाइन, वो क्या हो इसी डायरेक्शन में है ना। यानी कहने का मतलब है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों क्या है, सेम ही है। क्यों? क्योंकि मोशन भी एक ही लाइन में, इसी लाइन में मोशन भी है और इसी लाइन में क्या है, लाइन ऑफ फोर्स। तो जब भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ फोर्स along द लाइन ऑफ मोशन हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब हो गया कि जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, अगर उसी डायरेक्शन में लाइन ऑफ मोशन हो जाता है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, उसी चीज को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन क्या होता है कि जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट या फिर लाइन ऑफ फोर्स एक ही लाइन में होता है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, क्या हो जाता है उसको, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है कि जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों एक ही हो जाता है तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो इस चीज में हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन, इसी चीज को बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन। तो मैं यहां से लिखूंगा कि व्हेन लाइन ऑफ force and line of when line of force and line of motion lie in same line, lies in same line, है ना, एक ही लाइन में होता है, एक ही लाइन में दोनों होता है, दोनों होता है, एक ही लाइन में क्या होता है, दोनों होता है, तो उसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन। तो उसे हम लोग हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोशन जो होता है वो एक ही लाइन में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। अब हमारे पास आता है ओब्लिक कोलिजन क्या होता है। तो सबसे पहली बात है ओब्लिक कोलिजन हम लोग देखना चाहेंगे कि ओब्लिक कोलिजन क्या होता है। तो हम लोग अभी देखे हैं कि लाइन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग बात करें कि ओब्लिक कोलिजन क्या होता है, ओब्लिक कोलिजन में बेसिक डिफिनीशन क्या होता है कि लाइन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम लोग बोले ओब्लिक कोलिजन का बात बोले, ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन, है ना, ओब्लिक कोलिजन। तो बेसिकली अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास कोई ऐसा मास है ना, क्या इसका मान लेते हैं m1 है और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, और कोई दूसरा मास है ना, और कोई दूसरा मास है कुछ, है ना, जिसको बोलते हैं m2 और इसका वेलोसिटी हमारे पास है, लेट्स से सपोज मान ले है v, इसका मान लेते कितना है u1 है और इसका मान लेते क्या है u2 है। अब हमें ये चीज देखिएगा, ये है u1, ये है u2, यानी कहने का मतलब है कि m1 का बात बोले तो ये हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ मोशन ऑफ m1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ मोशन ऑफ, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन ऑफ, लाइन ऑफ, है ना, मोशन ऑफ m1, है ना। अब यहां से अगर बोले तो इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस चीज को हम लोग बोलना चाहें अगर हम लोग यहां से लिखें तो क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ मोशन ऑफ m2, ये क्या है, लाइन ऑफ मोशन ऑफ m2 है। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि जैसे यहाँ से ये टकराते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सरफेस, ये हमारा है कांटेक्ट ऑफ सरफेस, और इस कांटेक्ट ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो यहां से हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या है, कांटेक्ट सरफेस, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट,
अब देखिए कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जब भी लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों एक ही लाइन में ना होता है तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ मोशन जो होता है वो एक ही लाइन में होता है, उसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। कि लेकिन जब भी लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों डिफरेंस होता है तो इसी चीज को बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब होता है कि when line of force and when line of force and line of motion are in different direction, है ना। ये बोल सकते हैं are in different direction then is called oblique collision। तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, oblique collision। तो हम लोग इसको बोलते हैं oblique collision। तब हम लोग इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ये चीज हमें समझ में आ रहा है। अब हम लोग के पास क्या होता है, अब हम लोग को देखना है कि प्रोसेस ऑफ ए कोलिजन का प्रोसेस क्या है। यानी अगला अगर हम लोग पॉइंट डिस्कस करना चाहें तो लिखेंगे क्या, प्रोसेस ऑफ कोलिजन का प्रोसेस क्या है, उस चीज को हम लोग को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कोलिजन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात है कि हमारे पास क्या है कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास कोई m1 मास है ना, कुछ इस टाइप का, और कोई हमारे पास ये सरफेस पे रखा है, कोई हमारे पास क्या है m2 मास है, कुछ इस टाइप का। तो ये हमारा क्या है m1 मास और ये हमारा क्या है m2 मास। तो इस चीज को बोलते हैं क्या कि इसका वेलोसिटी है u1 और इसका वेलोसिटी हमारा क्या है u2। तो ये हमारा u1 है और ये हमारा क्या है u2 है। तो ये u1 है, ये u2 है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि दोनों आपस के पास क्या होता है, आपस में पास में, जस्ट पास में आते हैं। क्या बोलते हैं, जस्ट पास में आए हैं, अभी टकराए नहीं है, जस्ट अभी पास में आए हैं। तो इसको बोलते हैं क्या m1 और इसको बोलते हैं क्या m2। इसको बोलते हैं u1 और इसको बोलते हैं u2। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट वो टकराने वाले हैं, अभी टकराए नहीं है, जस्ट उसको टकराने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट बिफोर कोलिजन का मतलब ये होता है अभी टकराने से जस्ट पहले, ये जस्ट कोलिजन हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो कोई वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि जस्ट बिफोर कोलिजन होने से जस्ट पहले की बात है ना। उसके बाद से क्या होगा कि जैसे यहां से उसके बाद से क्या होता है कि दोनों आपस में डिफॉर्म करेंगे, कुछ ऐसे। उसके बाद से क्या होगा u1 और m1 और m2, और फिर ये क्या होगा दोनों वेलोसिटी से आपस में वेलोसिटी v से चलेंगे। उसके बाद से क्या होगा, जब ये प्रोसेस हो जाता है तो यहां से हम लोग देखेंगे तो ये ऐसे कुछ ऐसे आ जाता है। इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2। ये चलेगा v1 से और ये चलेगा v2 से, है ना। तो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ कोलिजन, ये है कोलिजन का प्रोसेस। अब सबसे पहली बात है कि इस प्रोसेस में होता क्या है, तो उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि कोलिजन होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि u1 जो है वो ग्रेटर देन u2। यानी कहने का मतलब कि अगर u2 जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो पीछे वाला प्लस में 10 सेकंड से चले, यानी कुछ ना कुछ क्या होगा 10 से ज्यादा ही चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये धीरे चलेगा, ये फास्ट चलेगा तो कभी इसको टकरा ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वो आगे तेजी से भाग रहा, पीछे वाला धीरे धीरे भाग रहा, तो कभी उसको क्या करेगा, पकड़ नहीं पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को आपको पकड़ना है तो आगे वाले से ज्यादा वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पीछे वाले का, तभी वो आगे को क्या हो सकता है, पकड़ सकता है। तो मैं ये सिर्फ बोल सकता हूं कि सबसे पहली बात है कि टकराने का कंडीशन ही यही है कि μ1 ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, μ2 के बराबर, तभी जाके ये इसको पकड़ पाएगा। अगर सपोज मान लीजिए इसका 10 है तो ये 10 प्लस में समथिंग होना चाहिए, तभी ये जाके इसको क्या करेगा, कोलाइड करेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को अगर पकड़ना है तो पीछे वाला क्या करना, बहुत फास्ट चलना पड़ेगा ताकि उसको क्या कर पकड़ ले, क्योंकि आगे वाला तेज रहेगा तो पीछे वाला कभी उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहली बात ये होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी टकराया नहीं, अब टकराने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, जब भी टकराएगा, अब यहां से यहां तक आता है ना, तो प्रोसेस देखिए क्या होता है
प्रोसेस ये होता है कि सपोज मान लेते ये हमारे पास एक बॉल है, ये हमारे पास बॉल है। अब हम लोग बोलेंगे कि इसका वेलोसिटी है क्या है, धीरे से धीरे चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है, तो मान लीजिए कुछ ऐसे चल रहा था, कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ है यहाँ पे आता है, तो जैसे ही आता है तो पीछे वाला क्या करता है, इसको दराम से लगाता है। जैसे इसको दराम से लगाएगा तो ये क्या होगा, जैसे लगाएगा। अब कहने का मतलब ये कि ये जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन हम इसको क्या करें, धीरे धीरे प्रोसेस को समझ रहे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो जैसे ही आता है पीछे वाला एकदम धराम से मारता है, आगे वाला आगे निकल जाता है, फिर पीछे वाला, अब जैसे अब उसका वेलोसिटी रहेगा, साथ भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का कोलिजन है। लेकिन कि जैसे ही इसको ये टकराता है ना, मैक्रो लेवल पे जाके सोच रहे, ये होता तो बहुत फास्ट है, ये आया धन धन से हमारा आगे निकल गया, बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर हम इसको बहुत धीरे करके यानी जूम करके अगर देखें, यानी वेरी स्लो करके देखें, है ना, तो क्या होता है, सपोज मान लीजिए ये ऐसे है, तो जैसे ही आता है कि जैसे ये कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है कि जब भी इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल क्रिएट होता है तो क्या करता है कि दोनों आपस में क्या करते हैं, दबते हैं, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, दबेंगे। अब ये क्या होता है कि दबते हैं, जैसे जैसे आगे जब बढ़ता है तो वो दबते जाता है, दबते जाता है। जब से जैसे ये इतना दबता है ना, तो इसके बाद से एक लिमिट आता है जब वो क्या होता है, मैक्सिमम दब जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये है क्या, अभी तक नहीं दबे, जैसे वो पास आने के बाद वो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं तो वो आपस में एक दबते हैं। वो कब तक दबते हैं, वो तब तक दबते हैं जब तक दोनों का वेलोसिटी क्या आ जाए, सेम ना आ जाए। हाँ, क्या होता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, कहने का मतलब कि जैसे वो सटते हैं उसके बाद से क्या होता है, दोनों आपस में फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, आपस में दबते हैं। वो तब तक दबते रहते हैं जब तक कि दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, सेम ना हो जाए। जैसे इन दोनों का वेलोसिटी सेम होता है, चाहे उस दोनों का वेलोसिटी कुछ भी हो लेकिन सेम होगा, उसके बाद से क्या होता है कि दब गए। अब दबने के बाद से क्या होता है, मान लो पूरा चीज दब गए, तो जिस बॉडी के पास एक टेंडेंसी होता है ना, वो डिपेंड करता है बॉडी का कि आपस को क्या करना है, वो रिफॉर्म करना चाहता है। सपोज मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग को अगर आप दबा दोगे तो फिर वो क्या करेगा, वो आपस में अपना जगह लेना चाहता है ना। लेकिन अगर सपोज मान ले किसी आटा को अगर आपस में तुम अगर दबा दो तो वो फूलेगा नहीं। यानी कहने का मतलब कि मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जब भी हम उसको दाबते हैं तो फिर वो अपने शेप को रिकॉल करना चाहता है, तो जो जितना ज्यादा रिकॉल करना चाहता है उसको बोलते हैं, उसके पास कितना होता है, इलास्टिसिटी होता है। तो जब भी दो पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, पूरा दब जाते हैं, फिर अपने बॉडी को क्या करते हैं, खोलते हैं। तो होता ये है कि जब भी वो यहां से यहां जाते हैं तो क्या होता है, पूरा एक दब जाते हैं, फिर यहां से यहां जाते हैं तो अपने पास क्या होता है, वो खुल जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है किस तरह का मटेरियल है ना। अगर इलास्टिसिटी वाला मटेरियल होगा तो वो पूरा खुलेगा, लेकिन अगर कम इलास्टिसिटी होगा तो कम खुलेगा, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल है। लेकिन यहां से यहां आता है तो पार्टिकल आपस में एकदम दबते हैं, फिर यहां से यहां तक क्या होता है, अपने आप में रिलैक्स करते हैं। तो यहां से दिस इज ए प्रोसेस ऑफ ए कोलिजन, ये कोलिजन का प्रोसेस है। होता बहुत फास्ट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको मैक्रो लेवल पे जाके इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज हमारे पास, ये सिचुएशन हमारे पास आ गया। तो हमारे पास क्या था, ये प्रोसेस ऑफ कोलिजन है ना। अब हमारे पास एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन। वो क्या होता है, रिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन? तो देखिए होगा क्या, हमें पता है कि जब भी यहां से यहां आता है तो डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, दबा। कहला डिफॉर्म होता है, यानी अपने शेप का क्या होता है, चेंज होता है उसका। डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, शेप में चेंज होना। तो यहां से हम लोग क्या बोलते हैं कि वो यहां से यहां आता है तो क्या होता है, डिफॉर्म होता है, यानी शेप में चेंज होता है। तो हम इसको बोलते हैं क्या, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन है ना। यहां से बोलेंगे तो डिफॉर्मेशन होता है, और यहां से यहां बोलेंगे तो रिफॉर्मेशन होता है। यानी पहले क्या होता है, दबाव होता है, यानी शेप में चेंज होता है, फिर अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहता है, तो उसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। तो इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। जिस पॉइंट पे जस्ट सटता है और जब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है तो सटने से मैक्सिमम होने के टाइम तक वो क्या करता है, डिफॉर्म होते रहता है, यानी उसमें शेप में चेंज आते रहता है। और जब उसका वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी हो जाता है, यानी दोनों सेम वेलोसिटी से चलते हैं, और जब तक उनका वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंट होके अलग अलग नहीं हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग रिफॉर्मेशन। तो इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन तो ये चीज हमें समझ में आएगा, लेकिन एक टर्म आता है इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। वो चीज क्या होता है, उस चीज को समझने की
कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इम्पल्स पढ़ रहे थे तो हम लोग ने ये चीज पढ़ा था कि इम्पल्स का मतलब क्या होता है। इम्पल्स का मतलब वो होता है कि चेंज इन मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। यानी जब भी कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराता है तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब वो डिफॉर्म होते हैं तो मोमेंटम में कितना चेंज आता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, डिफॉर्मेशन ऑफ इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इम्पल्स का मतलब क्या, मोमेंटम में चेंज आना। अब इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब जिस ड्यूरेशन में वो डिफॉर्म हो रहा था उस ड्यूरेशन में मोमेंटम में कितना चेंज आता है, उसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब भी पार्टिकल क्या होता है, जिस समय से रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है उस समय में कितना मोमेंटम में चेंज आता है, उसको बोलते हैं इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो पहले हेडिंग डालते हैं इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, फिर इसका हम लोग कैलकुलेशन करना चाहेंगे कि किस तरह से इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे से सारा इंफॉर्मेशन लेके आए, सारे इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे से पढ़ेंगे, है ना। इसको क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा आपको क्या होगा, लेंथी लग सकता है, इसलिए हम लोग क्या कर आराम से एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। यानी अगला पॉइंट अगर हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन and impulse of reformation and impulse of reformation है ना। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ये चीज क्या होता है उस चीज को देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, एक सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सिचुएशन हमारे पास क्या है, हमारे को पता है कि एक हमारे पास सपोज मान लेते हैं m1 मास है और ये हमारे पास क्या है, m2 मास है ना। और मैं ये चीज बोला, मान लेते इसका वेलोसिटी कितना है u1 और इसका वेलोसिटी कितना है u2। m1 मास है, m2 मास है, m1 का वेलोसिटी u1 है और m2 का वेलोसिटी u2 है ना। अब ये दोनों आपस में आएंगे और क्या होगा, आपस में आके जस्ट अब क्या होगा, टकराना स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी टकराए नहीं है, अब ये टकराना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से देखेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया m1 और ये हमारा क्या हो गया m2। अभी भी इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है। क्यों, क्योंकि वो अब टकराने जा रहे हैं, अब वो टकराएंगे तब उसके मोमेंटम में चेंज होगा, यानी उसके वेलोसिटी में चेंज होगा। अब ये टकरा के एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, m1 और इसको बोलते हैं m2, और दोनों क्या होता है, v वेलोसिटी से चलेंगे, यानी सेम वेलोसिटी से चलेंगे। फिर उसके बाद से धक्का मुक्का करने के बाद से क्या हो गया, दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2। ये हमारा क्या होता है, v1 से चलेगा और ये हमारा क्या होता है, v2 से चलेगा। अब यहां से हमको समझ में आ रहा। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जिस पॉइंट से वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हुआ था, यानी जब वो कांटेक्ट में आया था और जिस समय तक उसका वेलोसिटी सेम होता है, तब इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। और फिर यहां से बोलेंगे तो इसको बोलेंगे लोग क्या, रिफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन और इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। अब रिफॉर्मेशन का मतलब यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो कोई सा भी दो बॉडी उठा लेते हैं, है ना। देखिए कैसे, हम लोग को पता है क्या कि अगर हम लोग बोले कि अगर एक बॉडी को उठा ले, है ना, ये हमारा हो गया एक बॉडी पे अगर बोले I × D, है ना, इसके ऊपर डिफॉर्मेशन और इसके ऊपर भी क्या है, डिफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2। क्यों, क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही किसका डायरेक्शन होता है, वही उसके जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इंपल्स का डायरेक्शन होता है ना। इंपल्स का मतलब क्या होता है, जो फोर्स का डायरेक्शन वही इंपल्स का डायरेक्शन। तो यहां से देखिए कि जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा तो इसका इंपल्स भी इसी डायरेक्शन में ही होगा। अब इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये भी इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कहने का मतलब अगर इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बोलेंगे तो इसी डायरेक्शन में होगा, ये भी होगा इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। ये चीज हमें समझ में आ रहा। अब सबसे पहली बात है कि इसका फॉर्मूला लगाएं तो लगाएं कैसे। तो देखिए हम लोग इसको समझने के लिए क्या बोलते हैं कि एक डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव
और दूसरे डायरेक्शन को मान लेते हैं निगेटिव। मैंने क्या बोला, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो और दूसरे डायरेक्शन को क्या मानना है, निगेटिव मानना है। तो पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब हमें क्या लगाना, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो हम लोग ये बोलेंगे फर्स्ट वाले मास को अगर कंसीडर करें तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे माइनस में लगा देंगे, माइनस में I इंटू टी, है ना। ये है फॉर M1, है ना। मैं क्या लिख लूंगा, फॉर M1। तो फॉर M1 का बात बोले, फॉर M1 फॉर M1 क्या होगा, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो मैं बोलूंगा इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का बात बोलेंगे तो वो क्या होगा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है, इस इंपल्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब मैं बोलूंगा कि इंपल्स ऑफ इस डायरेक्शन होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज होता है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक मोमेंटम में जो चेंज आता है उसी को बोलते हैं इंपल्स। तो यहां से देखेंगे तो फाइनल हमारे पास क्या है, M1 मास, और इस समय इसका वेलोसिटी कितना v, और ये हमारा क्या है, इनिशियल मास, और इस समय इसका वेलोसिटी कितना M1 एंड U1, है ना। दोनों का मोमेंटम इस डायरेक्शन में। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये चीज है क्या, ये M1 और ये भी हमारा क्या हो गया, M1। अब हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको M2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों किए हैं वो अभी आपको दिख जाएगा, थोड़ा देर सब्र कीजिए, है ना। दोनों तरफ से हमें क्या करना है, M2 से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस में क्या होगा, D इंटू M2 इज इक्वल टू, है ना, M1 M2 इंटू V माइनस में M1 इंटू M2 इंटू U1। ये चीज हमें समझ में आ गया, ठीक। U1 पहला, तो इसको बोलते हैं क्या, इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि फॉर M2 पे क्या लिखना है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो M2 पे अगर देखेंगे तो फोर्स इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन को हमने क्या मान रखा है, प्लस मान रखा है। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या कि ID इज इक्वल टू, यानी इस डायरेक्शन को मैंने इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन विच इज इक्वल टू, हम लोग क्या करें, मोमेंटम में चेंज, यहां से यहां तक देखेंगे तो कितना चेंज आता है। तो इसका मास कितना है, M2, और इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितना है, V, और इसका मास कितना था इनिशियल M2, और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना क्या, V2। डिफॉर्मेशन का मतलब हो गया था यहां से यहां तक, तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। और इंपल्स का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यही हमने लिख रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या बोलेंगे, M1 और यहां से लिखेंगे M2। M1 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे ID इंटू M1, और यहां से लिखेंगे क्या होगा, M2 M1 इंटू V माइनस में क्या होगा, M2 इंटू M1 M2 इंटू M1 इंटू μ2। ये चीज हमें समझ में आ रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं इसका कितना, इक्वेशन ऑफ 2। तो ये है इक्वेशन ऑफ 1, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ 2, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर सबट्रैक्ट करना चाहें तो फिर क्या करेंगे, उस चीज को देखिए, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ, मैं लिखूंगा क्या कि subtraction of 1 and 2। 1 और 2 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए कैसे, सेकेंड में सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारा ये है, तो यहां से लिखेंगे माइनस में I, है ना, D M2 विच इज इक्वल टू M1 M2 इंटू V, माइनस में क्या हो गया, माइनस हो गया M1 M2 इंटू U1। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इसको। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या था, प्लस में था, मेरे माइनस में हो जाएगा ID इंटू M1, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा क्या है, प्लस में, तो जब इसको माइनस कर लेंगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, माइनस M2 M1 इंटू क्या होगा V। अब ये हमारा क्या है, माइनस है, तो सब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, M2 M1 इंटू μ2। अब हम लोग को पता है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस इंटू ID कॉमन आ गया अब इन दोनों को, है ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या होगा, M2 प्लस में M1, है ना, यही सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो अब ये बोलेंगे क्या है, यहां से देखिए कि ये वाला ये प्लस का है और ये हमारा क्या है, माइनस का है, तो दोनों हमारा कट गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए M2 M1, यहाँ से M1 and M2 हमारा पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो U2 जो है वो प्लस में है और U1 जो है वो
माइनस में, ये चीज हमें समझ में आ गया। हमें बेसिकली क्या है आईडी चाहिए, तो अगर हमें आईडी चाहिए तो सबसे पहली बात इस माइनस का खपत करो, तो जैसे इस माइनस को लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस हो गया, तो अब इस माइनस को हम लोग क्या करते हैं अंदर खपत कर लेते हैं, m2 एंड m1 u1 माइनस में u2, यानी इस माइनस को फेंकेंगे तो जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो गया m2 प्लस में हो गया m1। अब यहाँ पे इसको देख के यानी इस एक्सप्रेशन को देख के हमें कुछ याद आ रहा, क्या है आ रहा, रिड्यूस मास। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या है रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का मतलब क्या होता है, रिड्यूस मास का मतलब क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, ये हमारे पास क्या हो गया रिड्यूस मास हो गया। अब यहां से ये चीज लिखेंगे म्यू डिवाइडेड बाय म्यू m1 माइनस में m2 है ना, ये क्या हो गया m1। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो होता है म्यू m1 इंटू m2। अब ये हमारे पास क्या है, तो यहां से अगर हम लोग बोले md इज इक्वल टू म्यू इंटू मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो ये क्या लिख दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या लिख दिया, इसको देखिए μ1 माइनस μ2 है ना, μ1 माइनस μ2 या μ2 माइनस μ1 का मतलब ये होता है कि दो जो सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि दो मासेस है ना, अब ये दो मास, अब ये दो मास है ना v2 माइनस v1 का क्या होता है, मान लेते हैं ये चल रहा है, अब ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, तो एक पे बैठ के दूसरे को देखते हैं, यानी कहने का होता है कि किस रेट से इन दोनों के पोजीशन में चेंज हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बोलेंगे v1 माइनस v2, यानी इनके बारे में क्या होगा किस रेट से सेपरेशन हो रहा है उसी को बोलते हैं v2 माइनस v1, यानी एक मास ये है एक मास ये, दो मास है। अब कहने का मतलब ये है कि दो मास कितने किस रेट से पास आ रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं v1 माइनस v2। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि वन पे बैठ के दूसरे को देखते हैं या फिर दूसरे पे बैठ के पहले को देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया उनके बीच का सेपरेशन हो गया, एक ये है एक ये है, दोनों एक से ज्यादा, तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन कितना चेंज हो रहा है उस चीज को क्या बोलते हैं म्यू2 माइनस म्यू1। मैंने कहने का मतलब एक पे बैठ के दूसरे को देखो तो इसका वेलोसिटी क्या होता है उससे हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो इस चीज को क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच हमारे पास आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है ना, जैसे इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन था उसी तरह इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है म्यू इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन है ना, यानी सेपरेशन का मतलब ये हो गया, यहां से बोलेंगे कि म्यू इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन का मतलब क्या होगा v2 माइनस v1, यानी किस रेट से अगर मैं बोलूंगी ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि किस रेट से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, यानी किस रेट से वो एक आपस में क्या कर रहा है दूर जा रहा है। अप्रोच का मतलब ये होता है किस रेट से आपस में पास आ रहे हैं, सेपरेशन का मतलब किस रेट से वो क्या कर रहे हैं आपस में दूर जा रहे हैं, तो इस चीज को बोलते हैं म्यू v1 माइनस v2, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हमें तो बेसिकली इसका हमें क्या है, इसको हमें मोड से मतलब है ना, तो इसको बोलते हैं I इंटू आर, तो यहां से हमें समझ में आ गया। अब एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं इंपल्स ऑफ इंपैक्ट। इंपल्स ऑफ इंपैक्ट मतलब होता है कि जब इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन प्लस में इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन होता है तो उस चीज का एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इंपल्स ऑफ इंपैक्ट। यानी अगर मैं बोलूं इंपल्स ऑफ इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, इंपल्स ऑफ इंपैक्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन प्लस में इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इसी चीज को बोलते हैं क्या इंपल्स ऑफ इंपैक्ट। इसको अगर हम बोले इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन में मतलब क्या होता है म्यू इनटू वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच प्लस में क्या होता है म्यू इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, यही चीज हमारे पास है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, म्यू तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास क्या वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच प्लस में वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, इन दोनों में से बोलेंगे, इसी को क्या बोलते हैं इंपल्स ऑफ इंपैक्ट हो जाता है। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब इस चैप्टर का यानी अगर बोले कोलिजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है उस चीज को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है उस चीज को हम लोग अब
लिखने जा रहे हैं। तो पहले बात करेंगे कि हेडिंग डालिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ हो सकता है तो यही होगा। क्या होता है इम्पल्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ coefficient of restitution। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है, सबसे पहले इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई, है ना, ई। इन्होंने न्यूटन्स ने क्या कहा था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था। वो क्या दिया था उस चीज देखिए, यानी कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन बाबा, according to the Newton according to Newton experimental law, according to the experimental law के हिसाब से उन्होंने क्या बोला था कि E is equal to मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उन्होंने बोलता है E is equal to IR डिवाइडेड बाई ID। इसका मतलब क्या होता है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाई इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। उन्होंने बोला था इम्पल्स ऑफ रेस्टिट्यूशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाई इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। Impulse of reformation and impulse of deformation, impulse of deformation, impulse of reformation and impulse of deformation, इसी को क्या बोलते हैं ई बोलते हैं। अब जब इन्होंने बोला ना एक चीज और साथ में लगाया उन्होंने बोला along the line of इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी इस फॉर्मूला को लगाओ तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लगाओ। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन या इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी जब भी हम इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन या निकालने का मतलब ये होता है कि जब भी मोमेंटम में चेंज निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होना चाहिए। तो जब भी इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का मतलब होता है जब भी हम इम्पल्स निकालेंगे तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होना चाहिए। अब इस चीज को और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने फॉर्मूला अभी रखा है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या होता है म्यू, यानी इसका पता है रिड्यूस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द क्या होता है सेपरेशन डिवाइडेड बाय म्यू इनटू वेलोसिटी ऑफ द क्या होता है अप्रोच। अब यहां से इनको काटते हैं तो यहां से बोलेंगे मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब यहां से देखिए ये भी वेलोसिटी, जब दोनों है हमारे पास वेलोसिटी, इसका मतलब है इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। यानी कहने का मतलब है कि ई जो हमारे पास होता है जस्ट ए नंबर, यानी ई जो होता है हमारा ई जो होता है वो होता है इट इज ए जस्ट ए नंबर, इट इज ए जस्ट ए नंबर। ये हमारे पास क्या है, सिर्फ एक नंबर है। अब सबसे पहली बात है कि जब भी हम लोग E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, यानी E का मतलब ये होता है कि V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई μ1 माइनस में μ2, यही होता है। किस रेट से आएगा, हमेशा याद रखिए कि V1 है ना, वेलोसिटी ऑलवेज पुट या वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी कहने का मतलब कि अगर मैं बोलूंगा वेलोसिटी या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
of velocity along the line of impact। यानी कहने का मतलब है कि जो वेलोसिटी होता है वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, यानी हमें वो वेलोसिटी चाहिए जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे होता है, तभी हम उसी वेलोसिटी को यहाँ पे रख सकते हैं। यानी v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2, v2 v1 u1 u2 जो होगा वो हमेशा क्या होता है, हमें वो वेलोसिटी चाहिए जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। अब इस चीज को कैसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसके लिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने में और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, उस चीज को देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एग्जांपल लेते हैं, है ना। पहले फर्स्ट एग्जांपल देखिए, उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे, है ना। फर्स्ट एग्जांपल यानी अगर मैं बोलूं एग्जांपल 1 का मतलब क्या है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो कोई मास है, हमें पता है कि अगर मैं बोलूंगा m1 मास है और यहाँ से बोलेंगे ये हमारे पास क्या है m2 मास है, दो मास है। अब मैं बोलूंगा इसका मान लेते हैं u1 है और इसको बोलते हैं u2 है। m1 मास u1 वेलोसिटी, m2 मास u2 वेलोसिटी। अब ये दोनों हमारे पास चल रहा है। अब यहाँ से हम लोग बोले कुछ इस टाइप का और हम लोग चलेंगे कुछ इस टाइप से, है ना। इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2 और इसका वेलोसिटी कितना होता है, v होता है। अब ये हमारा ऐसे चल रहा है। उसके बाद से हम लोग को पता है कि जब इसके बाद से ये क्या होता है, दोनों पास आ जाएंगे, उसके बाद से क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग चलना स्टार्ट कर देंगे। ये m1 ये हमारा m2, इसका मान लेते हैं वेलोसिटी v1 और इसका मान लेते हैं वेलोसिटी v2। यही चीज हमारे पास है। तो अगर सपोज मान ले आपको लगाना होगा क्या है, अगर हमको इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अगर हमको निकालना है तो वो हम लोग क्या निकालेंगे, E इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, है ना। यानी कहने का मतलब है कि v2 माइनस v1 और u2 माइनस u1 माइनस u2, यानी हमें इसका क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है। अब u2 हमें को निकालना है तो यहां से ये चीज दिखेगा कि हमें ये वेलोसिटी चाहिए जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। यानी अगर मैं बोलूंगा v2 और v1 जो है वो क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, और u1 जो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, यानी लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों क्या है, सेम है, तो v2 माइनस v1 है। लेकिन अगर सपोज मान ले दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सिचुएशन में यानी एग्जांपल अगर हम लोग 2 ले लें, वो एग्जांपल ऑफ 2 का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं ये कुछ लाइन हमारा, और इसी लाइन के अलोंग अगर हम लोग बात करें कि दो पार्टिकल है कुछ इस टाइप का, है ना। एक हमारा पार्टिकल है जो u1 से चल रहा है और एक हमारा पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u2 से चल रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए कि इसका वेलोसिटी इधर है और इसका वेलोसिटी इधर है। लेट से सपोज मान लेते हैं ये बनाता है थीटा और ये मान लेते हैं बनाता है क्या कहला, θ1 एंड θ2। अब दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद से जो इसका वेलोसिटी होता है, लेट से इसका जो वेलोसिटी है हम लोग मान लेते हैं कुछ इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गया, है ना, और उसको मान लेते क्या है θ3, और इसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आ गया, मान लेते हैं ये कितना है θ4। अब इसको बोलते हैं क्या v1 और इसको बोलते हैं क्या v2, है ना। अब हमें यही है, इसका मास कितना है m1 मास है, इसका मास क्या m2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब हमें क्या निकालना है, E निकालना है। अब देखिए E कैसे निकालते हैं, तो E का अगर हम लोग बेसिक फॉर्मूला देखें तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना, मॉड ऑफ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच मॉड, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब सबसे पहली बात है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच हमको चाहिए, लेकिन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अब अलोंग द इसमें वेलोसिटी जो रखना है वो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये है हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी इसके अलोंग जो भी वेलोसिटी होगा सिर्फ और सिर्फ हम वही वेलोसिटी को रख सकते हैं, दूसरे वेलोसिटी को नहीं रख सकते। तो देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसके वेलोसिटी को तोड़ते हैं। देखिए कैसे, तो अगर मैं बोलूंगा कि ये चीज है ना, इसी चीज को हम लोग कुछ ऐसे लिख रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि सिर्फ उसके मास को लिख रहे हैं, क्या है, यानी कहने का मतलब कि मास बना दे रहे हैं, ये चीज हमारा मास है। हमको पता है इसका वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, जिसको बोलते हैं क्या v1 और क्या है θ1। अब इसका दो कंपोनेंट तोड़ दे, एक तोड़ इधर, इसको बोलते हैं μ1 इंटू कॉस थीटा, और एक तोड़ μ1 इंटू साइन
θ1, इसको बोलते हैं क्या θ1, है ना। अब इसका कंपोनेंट टूट दिया। अब जो ये पास वाला है इसका भी दो कंपोनेंट टूट, देख क्या, अब मान लेते ये हमारे पास कितना था, u2 था, अब हमारे पास क्या θ2 है। अब इसका दो कंपोनेंट टूट, एक इधर कंपोनेंट टूट दे तो इसको क्या बोलते हैं u cos θ2, है ना, और एक कंपोनेंट इधर तोड़, इसको क्या बोलेंगे u2 sin θ2। ये दो कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे देख कि इस कंपोनेंट को मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, एक होता है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट, यानी एक हमने क्या किया लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में और दूसरा मैंने क्या किया लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर तोड़ दिया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास देखेंगे तो तीन है, एक ये और एक ये, तो यहां से देखेंगे ये हमारे पास है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये तो हमारे पास ऐसा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं θ3। अब हमें बोला है कि ये हमारा क्या है θ3 और ये हमारा क्या है v1। अब इसका भी कंपोनेंट टूट, देख कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर तोड़ दे, इसको क्या बोलेंगे v1 इंटू कॉस θ3, और एक कंपोनेंट इधर तोड़ दे v1 इंटू साइन θ3। ये चीज हमारे पास आ गया। अब ये जो दूसरा वाला है, ये वाला है, इसका वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इधर है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है v2। अब इसका दो कंपोनेंट कर, एक तो होता है θ4 इस डायरेक्शन में, इसको क्या लिखेगा v1 इंटू कॉस θ4, और एक इस डायरेक्शन में तोड़ दे, इसको क्या लिखेंगे v2 इंटू कॉस θ4। अब हमें पता है कि मैंने क्या किया, मैंने ये चीज किया कि इसके कंपोनेंट को मैंने तोड़ दिया। अब हमें इसका वेलोसिटी रखना है, देखिए कैसे रखेंगे। हमको पता है u इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, है ना, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। अब ये जो वेलोसिटी होता है हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट पे होता है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को बोलेंगे, एक ये है और एक ये है, दो वेलोसिटी है। अब हमें पता है कि सेपरेशन क्या होगा, ये भी वेलोसिटी इसको सेपरेट करेगा, ये भी इसको वेलोसिटी सेपरेट करेगा, यानी कहने का मतलब ये कि ये भी इसको ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा, ये भी इसको ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, दोनों मिल के उसका क्या करना है, सेपरेशन करना चाहेगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे भी तुम लोग अगर देखोगे तो एक के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, दूसरे के डायरेक्शन को निगेटिव मान लो। तो मैं क्या बोलता हूं, मान लेते हैं ये डायरेक्शन हमारा क्या है पॉजिटिव, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है हमारा निगेटिव। तो अब मैं बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है पॉजिटिव है। तो यहां से देखेंगे क्या है कि v2 हमारा, ये v2 और ये भी v2, हाँ ठीक। तो यहां से देखेंगे क्या है कि इस डायरेक्शन में v2 हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो v2 के बात करेंगे तो क्या होगा v2 cos θ4, ये हमारा v2 cos θ4, ये हो गया माइनस। और यहां से देखेंगे क्या है कि v1 cos θ, यानी v1 cos θ3, और ये हमारे पास क्या हो गया माइनस, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को निगेटिव। अब उसके बाद से क्या है अप्रोच का बात करेंगे, तो अगर अप्रोच में देखेंगे तो क्या है कि v1 हमारा क्या है ये, तो ये हमारा क्या हो गया v1 इंटू cos θ1 और माइनस, और इसको देखेंगे तो क्या है v1 cos θ2, तो इसको लिखेंगे क्या v2 cos θ2। ये चीज हमें समझ में आ रहा। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो E इज इक्वल टू क्या है, ये होगा v2 cos θ4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस v1 इंटू cos θ3 डिवाइडेड बाई μ1 cos θ1, और माइनस माइनस हमारा क्या होगा प्लस हो जाएगा, है ना, क्यों, उसके डायरेक्शन को प्लस इसके डायरेक्शन को माइनस, तो यहां से लिखेंगे μ2 इंटू कॉस θ2। अब ये चीज हमें समझ में आया। अब यहाँ पे ये चीज देखिए कि जब भी हम लोग इसका मॉड का मतलब क्या होता है कि जब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों मिलके इनको सेपरेट करेंगे तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो एक इसको क्या करेगा आगे की तरफ ले जाएगा, दूसरा को उसको पीछे की तरफ, यानी इनके बीच में सेपरेशन को कम करना चाहता है। तो जब भी इनके दोनों सेपरेशन अगर बढ़ना चाहे तो ऐड कर दो, और जब भी दोनों वेलोसिटी के अगर आपस में एक बढ़ाए एक घटाए तो माइनस प्लस कर दो। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो डायरेक्ट ऐड कर दो, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट कर दो। वो चीज हम लोग समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ समझने के बेसिक फॉर्मूला ये है कि जब भी वेलोसिटी रखो हमेशा क्या रखना है, लाइन ऑफ इंपैक्ट वाला रखना है। इसके परपेंडिकुलर वाला से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके परपेंडिकुलर वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके एलोंग वाले से मतलब है। तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिर इसको कैसे समझने की, लिखते कैसे या फिर इसको अप्लाई कैसे करते हैं, है ना, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं।
है ना। एक आध दो सिचुएशन लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सिचुएशन क्या है, अगर मैं बोलूँगा एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, है ना, क्या है कि कुछ नंबर या डाटा को ले लें। क्या है, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ ऐसे है, 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है और u1 जो है हमारा वह है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। हम ऐसे ही रैंडम कुछ ले ले रहे हैं और u2 जो है वो मान लेते हैं क्या है 3 kg का है ना। और इसका वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी कोलिजन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, कोलिजन के लिए पीछे वाला वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, आगे वाला वेलोसिटी कम है तभी उसको टकराएगा, तो इसका वेलोसिटी हमें कम लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट से सपोज मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, हमें पता है कि दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद की जो वेलोसिटी होगा वो क्या है, वो तो ये तो हमारा 2 kg का है ना। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और टकराने के बाद ये 3 kg है, इसका वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। ये चीज, ये सिचुएशन दिया, यानी ये इनिशियल सिचुएशन है, ये हमारा फाइनल सिचुएशन है, यानी ये हमारा क्या होगा, इनिशियल सिचुएशन है ना, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल सिचुएशन है। ये हमारा इनिशियल सिचुएशन, ये हमारा क्या है, फाइनल सिचुएशन है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हमको बोला है कि फाइंड द ई, फाइंड द ई, ई का मतलब क्या होगा, फाइंड द ई, ई का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फाइंड द ई यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। हमें सबसे पहली बात है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का हमें फॉर्मूला याद है, वी सेपरेशन डिवाइडेड बाय वी अप्रोच, यानी मॉड ऑफ वी सेपरेशन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वी अप्रोच, यानी इसको बोलेंगे v2 माइनस में v1 μ1 माइनस में μ2। ये चीज समझ में आ गया है ना। तो अब v2 हमारा देखेंगे तो कितना है 3। अब इसको लगाने से पहले हमें क्या करना है, इसके डायरेक्शन को अज्यूम कर लेना है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन का मान लेते हैं निगेटिव। अब v2, ये हमारा v2 है वो कितना है 3 और ये हमारा क्या है v1 है वो कितना है 2, है ना। नीचे वाले को अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, पहला होता है 10 और जो नीचे वाला होता है वो माइनस में होता है 5, तो ये 1/, कितना होगा 5। तो यहां से देखेंगे तो e का वैल्यू हमारा कितना है कि 1/5। तो हमको ऐसे ही लेना है, कैसे लेना है, जैसे इसको समझ में आ रहा है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और एक डायरेक्शन को माइनस ले लो। अब देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो गया। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर अपोजिट होता तो क्या होगा, वो ऐड हो जाता। क्यों, क्योंकि दोनों मिलके क्या करेगा, उसको, इसके डिस्टेंस को बढ़ाना चाहता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेते हैं डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन का मतलब ये होता है इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये सब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तब तक आप लोग लिखिए, पानी पी लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट केसेस लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट cases in collision, different cases in collision, different cases in collision। अब देखिए क्या होगा, केस वन को कंसीडर कर लेते हैं। केस वन का कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि इफ e is equal to 1, अगर सपोज मान ले e का वैल्यू हो गया 1, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं। अगर
इसका वैल्यू ही 1 हो जाए, अब इसका वैल्यू अगर 1 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको देखिएगा कि हमें पता है कि E इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, है ना, इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन, या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, या इलास्टिक कोलिजन बोलो या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दोनों का मतलब यही होता है कि ई का वैल्यू हमें क्या लेना है, 1 लेना है। ये चीज हमें समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि E इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात क्या है, I इंटू आई डी, है ना, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू 1। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन किसके इक्वल होगा, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट हम लोग ये बोलेंगे कि E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, V सेपरेशन डिवाइडेड बाय V अप्रोच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, V सेपरेशन इज इक्वल टू V अप्रोच, यानी जिस रेट से वेलोसिटी का सेपरेशन होगा उसी रेट से वेलोसिटी का अप्रोच हुआ होगा, यानी जिस रेट से वेलोसिटी का अप्रोच होगा उसी रेट से वेलोसिटी का क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। ये चीज हमें समझ में आ गया। यानी अगर हम बोले कि आगे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, दोनों हमारे पास क्या हो गया बराबर हो जाएंगे। इस केस में अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब होता है जब इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो होता है उसमें ये चीज होता है कि दोनों का इंपल्स क्या होता है, सेम होता है, और दोनों का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच अगर सेम है, इसका मतलब ये है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। अब उसका क्या मतलब है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। सिचुएशन क्या है, हमें पता है कि दो पार्टिकल है, मान लेते हैं इसका मास कितना m1 और इसका वेलोसिटी कितना u, हमको ये चीज समझ में आया। उसके बाद से हमारे पास क्या है कि इसी के पास एक दूसरा मास है जिसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं u2। ये चीज है, ये है इनिशियल कंडीशन। और जब भी हम लोग देखते हैं कुछ, ये हमारे पास इसको बोलते हैं क्या, m1, और ये चीज हमारे पास है, इसका वेलोसिटी कितना हो गया m2। ये हमारे पास क्या है, जस्ट अब ये टकराने वाले हैं, ये टकराए नहीं, अब ये टकराएंगे। टकराने के बाद से हमारे पास क्या होता है कि ये दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2, और दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी दोनों का वेलोसिटी जो हमारा वो क्या होता है, v। ये भी v और ये भी v। उसके बाद से हम लोग को क्या लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे, इन दोनों को देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका वेलोसिटी होगा v1 और इसका वेलोसिटी कितना होगा v2, ये m1 और ये हो गया m2। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसमें E का वैल्यू 1 है तो क्या होगा। तो अगर हम लोग इसमें इसका वैल्यू लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, उस चीज को देखिए कि जब वो यहाँ पे था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m1 इंटू u1 का स्क्वायर प्लस में हाफ इंटू m2 इंटू u2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी है किसका, पूरे सिस्टम का। तो इनिशियली सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो इतना था, क्यों, सिस्टम का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो ये हमारा क्या है, टोटल सिस्टम का एनर्जी है। उसके बाद से हम लोग क्या कर रहे हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जब वो यहाँ आता है ना तो यही वाला सिचुएशन यहाँ है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि दोनों को अगर देखें तो m1 प्लस में m2, दोनों का मास क्या है, सेम, और दोनों का वेलोसिटी है सेम, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या पता है कि जब भी दो बॉडी आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो जब भी बॉडी इंटरेक्ट करेगा तो आपस में क्या होगा, उनके शेप का चेंज होगा, यानी ये एक दूसरे को क्या करेगा, चिपकाना चाहेगा तो उनके शेप में क्या होता है, डिफरेंस आता है, यानी उनके शेप क्या होता है, चेंज होता है। जो शेप चेंज होता है, यानी कहने का मतलब कि दो चीज को हम लोग क्या करें, इसे दाब के रखें, तो जैसे दो बॉडी को दाब के रखते हैं तो वो बॉडी क्या होता है, अपने अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। यानी जब भी दो चीज को हम लोग ऐसे क्या करते हैं, जोर से दाबते हैं, तो दो बॉडी आपस में दब जाते हैं, जिसके कारण उनके पास में क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी स्टोर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। जब दो बॉडी क्या होगा, आपस में दबते हैं तो स्टोर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ इसके पास क्या होगा, इसके पास अगर मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ
एक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यानी जितना ज्यादा उनके अंदर दबाव होगा ना उतना ही ज्यादा उनके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जब दोनों का वेलोसिटी सेम होता है ना उस समय मैक्सिमम डिफॉर्म होता है, इसीलिए उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसके बाद से क्या होता है, जैसे इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इस सिचुएशन में आता है तो दोनों अलग अलग चलते हैं। उस समय क्या होता है, हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस में हाफ इंटू m2 इंटू v2 स्क्वायर और प्लस में क्या होगा 0। यानी कहने का मतलब है कि ना यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है ना यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। वो क्यों इसलिए परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात है इलास्टिक का मतलब क्या होता है। इलास्टिक इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच टेंडेंसी टू रिकवर आवर शेप एंड साइज कंप्लीटली। यानी कहने का मतलब है कि इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो किसी भी बॉडी को अपने शेप और साइज को क्या करना चाहता है, बदलना चाहता है, यानी अपने ओरिजिनल साइज में आना चाहता है। तो जिस प्रॉपर्टी से अपने ओरिजिनल साइज में आता है उसी चीज को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहता है तो जो टेंडेंसी होता है, जो उसके पास प्रॉपर्टी होता है जिससे वो अपने ओरिजिनल शेप में आता है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या होता है, इलास्टिसिटी। अब ये हमारे पास क्या होता है, जिस शेप से यानी जिस चीज से वो अपने अंदर क्या है इलेक्ट्रिसिटी लेने आता है उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिसिटी मतलब ये होता है जो पार्टिकल अपने पूरे शेप को परफेक्टली क्या होता है, इलास्टिसिटी, यानी पूरा का पूरा शेप अपने पास क्या लेके चला जाता है, यानी अपने पूरे शेप में वो चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं क्या, परफेक्टली का मतलब ये होता है इन दिस केस बॉडी मेक 100% आवर ओरिजिनल शेप। यानी यहां से बोलना चाहेंगे इन दिस केस बॉडी रिकवर 100% shape. In this case, body recover 100% original shape. Original shape है ना, ओरिजिनल शेप करता है। it means there is a no पोटेंशियल एनर्जी का कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, जब वो दबते हैं। तो यहां से बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। इट मींस देयर इज ए नो पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज ए नो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो no store in potential energy. It means इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल। इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। तो इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट केस है। अब हमारे पास क्या होगा, सेकेंड केस को देखिए। सेकेंड केस में वो क्या बोलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सेकेंड केस यानी केस 2 का बात बोले तो केस 2 का बात बोले तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में होगा कि मैं बोलूंगा कि इफ ई इज इक्वल टू 0, अगर सपोज मान लेते ई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसको बोलेंगे क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी ई का वैल्यू जब 0 होता है तब इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग देखना चाहें तो होता ये है
कि एक सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास m1 मास है ना, और ये हमारा क्या है m2 मास है। दोनों हमारा ये u1 से और ये हमारा क्या होता है u2 से, दोनों हमारा ये u1 से और ये हमारा u2 से चल रहा है, ठीक। अब दोनों पास में आएंगे और दोनों टकराएंगे। जैसे वो दोनों टकराते हैं तो इन दोनों का वेलोसिटी जो होता है पर का क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या होगा, v वेलोसिटी m1 और m2। अब होता क्या है कि जब e का वैल्यू अगर 0 होता है तो दोनों पार्टिकल क्या होता है, सेम वेलोसिटी से चलता है। यानी दोनों चिपक के चलेंगे, दोनों चिपक के चलेंगे या फिर दोनों अलग अलग चलेंगे, लेकिन दोनों का जो वेलोसिटी होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉमन वेलोसिटी होता है। यानी दोनों जो होता है वो कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब भी ई का वैल्यू 0 होता है, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों चिपक के चले, है ना। जनरली लोग को यही लगता है इन इलास्टिक कोलिजन मतलब कि अगर दोनों स्टिक करके आप दोनों चिपक के चले, ऐसा कुछ नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। अब वो क्यों होता है उस चीज को देखिए। हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, व्हिच इज इक्वल टू ये क्या है, 0। यानी अगर मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन इज इक्वल टू, ये इससे चला जाएगा, वो क्या होता है 0। यानी वेलोसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। यानी वेलोसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 व्हिच इज इक्वल टू u। यानी दोनों क्या होगा, दोनों का फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, सेम होता है। इस चीज को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं बोलूंगा इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहली बात है कि m1 है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकलना चाहिए, यानी इनका जो एनर्जी है वो कितना होगा, हाफ m1 इंटू un स्क्वायर, प्लस में क्या होगा हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, ये चीज हमें जब वो यहाँ आएंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, हाफ m1 प्लस में क्या होगा m2। क्यों, दोनों सेम वेलोसिटी चलेंगे, उसके बाद से u क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा। तो ये चीज हमारे समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे कि इन दिस केस में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो मैं बोलूंगा इन दिस केस, क्यों, क्योंकि दोनों अगर इस वेलोसिटी चल रहे हैं तो जो बचा हुआ वाला चीज है वो हमारा क्या होता है, सारा का सारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी जो भी इसके डिफरेंस आता है वो हमारा कहाँ चल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो मैं बोलूंगा इन दिस केस है ना, इन दिस क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। इन दिस केस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। अब ये चीज हमें समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है इनइलास्टिक कोलिजन। अब हम लोग एक लास्ट आता है कि ना इलास्टिक हो, ना ई का वैल्यू 1 हो, ना ई का वैल्यू 0 हो, वो उन दोनों के बीच में होता है, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। यानी कहने का मतलब है कि इलास्टिक कोलिजन बोलो या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जब ई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब जब ई का वैल्यू 0 हो। मैं बोलूंगा कि केस थर्ड का अगर हम लोग ले लें, केस थर्ड में अगर हम लोग लेना चाहें तो मैं लिख सकता हूं क्या कि इफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफ ई इज इक्वल टू जो होगा, ई का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर लेस देन इक्वल टू 1, है ना, इसका वैल्यू होगा। तो इसको बोलते हैं क्या होता है, इन दिस केस इसमें क्या होगा कि इसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन है हमारे पास, इन इलास्टिक कोलिजन जब ऐसा सिचुएशन आएगा। अब इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है उस चीज को देखिए कि अगर सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास m1 मास है ना, मान लेते हैं उसका वेलोसिटी u1 है, एक हमारे पास m2 मास है, उसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं u2 है। और जब दोनों पास में आएंगे तो इनका दोनों वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन वेलोसिटी हो जाएगा। अरे दोनों क्या होंगे, कॉमन वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेंगे, इसको बोलेंगे दोनों क्या v से चलेंगे, उसके बाद से दोनों क्या होंगे, अपने आप से सेपरेशन हो जाएंगे। दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, अपने आप में सेपरेशन हो जाएंगे। और हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये चीज हमें समझ में आ गया। अब इस केस में देखेंगे तो ई का वैल्यू है क्या 1। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है अगर इसे काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता है हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर, प्लस में कितना होगा हाफ इंटू m2 हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अगर हम बोले तो वो क्या होगा हाफ m1
प्लस में क्या होगा m2 इंटू यू स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर प्लस में क्या होगा यू मैक्स प्लस में ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद से क्या होता है ये इज इक्वल टू होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर प्लस में क्या होगा u। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है थोड़े से काइनेटिक एनर्जी में और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में। फिर अगला जो क्या होता है ये जो चेंज होता है उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब है कि जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो शुरू में क्या होता है सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन जैसे वो टकराता है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी में रह जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब भी बॉडी डिफॉर्म होता है तो उनमें क्या होता है एक पोटेंशियल एनर्जी होता है उसके अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या होता है जो उसके दबाव के कारण होता है, उसके शेप में जो चेंज होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में इसी के ऊपर जितने सारे न्यूमेरिकल आपको आईआईटी जेईई नीट या एडवांस में बन सकते हैं, कल के लेक्चर में आप सारे क्वेश्चन को देखोगे और सारे वैरायटी के क्वेश्चन को देखोगे। चाहे वो किसी भी मॉड्यूल को उठा लो या आप किसी भी सीट को उठा लो, चाहे मैंने मतलब आईआईटी फील्ड के जो भी सीट उठा लो, हर एक सीट को क्या करेंगे हम आपको उससे सॉल्व करके देख लेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन आपसे उससे सॉल्व होगा। तो कल के लेक्चर का आप लोग को मिस नहीं करना है। कल के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, स्टार्टिंग होगा 0 से जाएगा एकदम अप लेवल तक, एडवांस लेवल तक। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।